हेलो दोस्तों, आज जो है हम ई कॉमर्स सेकेंड ईयर का पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हाल ही में बीयू यूनिवर्सिटी में हुआ है। दैट इज़ लेटेस्ट पेपर 2023 का जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर जो है किन के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो इट इज़ अ वोकेशनल सब्जेक्ट फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एचएससी, बीसीए एंड बीबीए। तो हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं इस बार के पेपर में पूछे गए हैं, ताकि जो है यदि हमारी एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, आने वाली है, तो हम देख पाएँ कि कौन से चैप्टर में से कौन सा प्रश्न जो है पूछा गया है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। टाइम जो है 2 आवर्स दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स 70। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए दिया हुआ है 2 × 3 = 6। वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि 50 मार्क्स ईच हैं। ठीक है, अब जो है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दैट मीन्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है। तो हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस रीड करते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर द 4 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल्स? 4 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल क्या है? तो जो हमने देखा है 4 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, तो ये होता है B2B, जिसे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं, यस और नो। फिर बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल B2C, फिर एक आता है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, और एक आता है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। ओके, अब इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। तो B2B जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, इसका मतलब ये है कि एक बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस को जो है कुछ सेल कर रहा है, ताकि जो दूसरा बिजनेस है वो रीसेल कर पाए। अब ये कंडीशन कहाँ पे प्रिवेल हो सकती है? जब कोई होलसेलर जो है रिटेलर को दे रहा हो, या फिर कोई प्रोड्यूसर जो है होलसेलर को दे रहा हो, ताकि वो वापस से उसको रीसेल पाए। दैट इज B2B। वहीं बिजनेस टू कंज्यूमर B2C जिसे कहते हैं, उसमें एक बिजनेस जो है वो कंज्यूमर को गुड्स सोल्ड कर रहा है, जैसे ऑनलाइन सेलिंग होती है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। उसमें क्या होता है, वी आर द कंज्यूमर और हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, देन कम्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर जो है दूसरे कंज्यूमर को गुड्स सेल करने की कोशिश करता है बाय विया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना। अब इसमें क्या हो गया, जैसे कि हमने साइट्स देखी हैं OLX, उसमें क्या करता है, एक कंज्यूमर जिसकी वांट जो है वहाँ पे फिनिश है, तो वो अपने गुड्स को वहाँ पे डाल देता है और दूसरा कंज्यूमर उसको परचेज कर लेता है। ओके, ऐसे ही एक eBay जो कंपनी है, उसमें पर्टिकुलरली वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के कोर्सेस होते हैं। दैट मीन्स अगर मैंने उसको परचेज किया, देन मैं सेल आउट करूँगी किसी दूसरे को, तो eBay इज़ द कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। अब फोर्थ आता है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, जिसे C2B कहते हैं। अब कंज्यूमर जो है बिजनेस को जो है ऑनलाइन कुछ सेल करता है। सुनने में थोड़ा विचित्र है, इसका एग्जाम्पल से यदि हम इसको समझने की कोशिश करें, तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई फूड ब्लॉगर है जो फूड से रिलेटेड जो है ब्लॉगिंग करता है, तो अब वो क्या कर सकता है, वो किसी कंपनी, किचन कंपनी को अप्लाई कर सकता है, उनके प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग में मेंशन कर सकता है, जिससे वो कमा सकता है। तो दैट इज़ कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। तो ये 4 मॉडल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल, B2B, C2C, B2C एंड C2B। ठीक है, अब जो है सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी बिल? लिस्ट 3 मोस्ट कॉमन यूटिलिटी बिल। 3 कौन से यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं और क्या होता है एक्चुअली यूटिलिटी बिल क्या है? इन्हीं 3 उसमें से आम उपयोगिता बिलों की सूची बनाएं। ओके, यूटिलिटी बिल जो है यूजुअली हम मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड में पे करते हैं फॉर द सर्विसेज यूज्ड। जो सर्विस हमने यूज़ की है, यानी वो यूटिलिटी हमने यूज़ की है, उसके लिए जो है हम पे करते हैं, दैट इज़ यूटिलिटी बिल। अब क्या यूटिलिटीज़ हो सकती हैं? बहुत सारे टाइप की है। फॉर एग्जांपल लिस्ट 3 करना है तो इलेक्ट्रॉनिक बिल हो गया, हम कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन और इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ जो है हम बिल पेमेंट करते हैं। ऐसे ही वाटर बिल जो है वो हमें पे करना पड़ता है, और इसके अलावा जो है अन्य आते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस बिल, LPG, सोलार, इस तरीके से अलग अलग टाइप के बिल, जो यूटिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम सुविधा ले रहे हैं, उसका पैसा देना एट द एंड और द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ।
तो उसे बोलते हैं हम यूटिलिटी बिल। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। What is digital signature considered why is digital signature considered secure? डिजिटल हस्ताक्षर को सुरक्षित क्यों माना गया है? ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल सिग्नेचर जो है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म है। दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये जो है आपकी प्राइवेट की से जो है वो बनता है। दैट मीन्स इनक्रिप्टेड वे में है, तो आपके डाटा जो है वो सिक्योर रहते हैं। योर डाटा आर सेफ एंड सिक्योर, सेफ्टी रहती है। ह्यूमन एरर इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन एरर हो, है ना। तो ये इस तरीके के डिजिटल सिग्नेचर का जो है हम कह सकते हैं देयर इज़ इम्पोर्टेंस। यस, इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहती है। तो प्रोवाइड इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, पारदर्शिता रहती है। तो ये जो है डिजिटल सिग्नेचर को जो है महत्वपूर्ण बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज सर्वर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट? सर्वर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? सर्वर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम सर्वर सुरक्षा समझें कि व्हाट डज दिस मीन। तो जब हमारे डाटा या रिसोर्सेस जो है ऑनलाइन रखे रहते हैं, अब जो है कोई ऐसा प्रोसेस जो कि हेल्प आउट करता है कि कॉर्पोरेट डाटा बोले या हमारे डाटा को जो है सुरक्षित रखता है ऑन द वेबसाइट, दैट इज सर्वर सिक्योरिटी। दैट मीन्स यदि हम शॉर्ट में बात करें तो हमारी जो डिजिटल एसेट्स हैं, चाहे वो हमारे ऑनलाइन पासवर्ड्स हो गए, बैंकिंग पासवर्ड्स हो गए, या हमारे कंपनी के पासवर्ड्स हो गए, उनको सिक्योर रखना। दैट मीन्स हमारे डिजिटल एसेट्स को जो है सेफ रखना, और यहाँ पे जो है हमारी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है ना। पेपर इधर से उधर हो सकते हैं, बट डिजिटली हमने विद इनक्रिप्टेड फॉर्म में यदि कुछ सेफ रखा है तो बहुत लीस्ट चांसेस रहते हैं उसके थ्रेट होने के। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जिसमें से सिर्फ हमें 2 ही अटेंड करने हैं, जो कि सभी आसान हैं। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपको सिर्फ 200 वर्ड्स में लिखना है। ओके, 4 × 9, 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 9 मार्क्स ईच है, 36 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन है। अटेंड एनी 4 ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, हाउ डू यू डिज़ाइन अ वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स? आप ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूज़ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपका कंटेंट मैनेज कौन करेगा, उस पर्टिकुलरली कंपनी को आप चूज़ कर सकते हैं। वो शॉपिफाई हो सकती है, वर्डप्रेस हो सकती है, ऐसे अनगिनत कंपनियां हैं जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम हमारी ई कॉमर्स थीम जो है वो बनाएंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। फिर वेब पेजेस बिल्टअप करेंगे, उसमें जो भी हमें प्रोडक्ट डालना है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जो है हम उसमें अपना पेमेंट गेटवे पुटअप कर सकते हैं कि हम पेमेंट जो है किसके माध्यम से ले सकेंगे। ओके, इन्वेंट्री मेंटेनेंस वाली जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे, एंड टैक्स रिलेटेड सिस्टम जो है वो ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद टेस्ट करेंगे, जो हमारी वेबसाइट बनी है उसको टेस्ट करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से, एंड जो है फिर उसको लॉन्च कर देंगे। तो ये एक प्रॉपर सेटअप है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड यदि हम रीड करें, व्हाट इज़, एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं हम, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, हाउ डज इट वर्क, एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ ई रिटेलिंग। ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग क्या है, यह कैसे काम करता है, ई रिटेलिंग के प्रकार क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग की यदि बात करें तो सेलिंग ऑफ गुड्स बाय मीन्स ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल भी है। तो इसमें आपकी शॉपिफाई आ जाएगी, अमेजोन आ जाएगा, ईबे आ जाएगा। दैट मीन्स अपने गुड्स को सोल्ड करना कंज्यूमर को बाय वे ऑफ ऑनलाइन, तो उसे हम कहते हैं ई रिटेलिंग। ओके, अब जो है टाइप्स में आप बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर ये लिख सकते हैं। थर्ड, व्हाट इज, लेट अस जूम इट, यस, व्हाट इज द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन एंटरटेनमेंट? ई कॉमर्स का क्या रोल है एंटरटेनमेंट में? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स इन इंडिया? मनोरंजन में ई कॉमर्स की क्या भूमिका है? ओके, भारत में मनोरंजन के कितने प्रकार हैं? तो अब जो है जैसे कि बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो पहले हम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते थे, रेडियो सुनते थे, और यदि हमारी हॉबी है तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे। अब जो है
हमारा एंटरटेनमेंट भी जो है डिजिटली हो गया है। तो कोई भी डिजिटल टूल यूज़ करना या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ करना अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उसे हम कह सकते हैं ये जो है ई कॉमर्स वे में हम डिजिटली जो है हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें एंटरटेनमेंट करना है तो हम वेब सीरीज़ देख सकते हैं। तो इसके लिए कौन से प्रकार हैं, तो अलग अलग ऐप्स हैं, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यस और नो, डिज्नी हॉटस्टार। यदि वहीं हमें म्यूज़िक जो है वो सुनना है तो हम वहाँ पे जो है स्पॉटिफाई, सावन, इस तरीके की म्यूज़िक ऐप्स के थ्रू जो है हम अपना मनोरंजन कर पाते हैं। वहीं हमें बुक्स भी यदि पढ़ना है तो आजकल जो है ऑडियो बुक्स आ गई हैं, ई बुक्स आ गई हैं, जैसे किंडल जो है फेमस एडिशन ऑफ द अमेजॉन यूज़ कर सकते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट। तो टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन इंडिया अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया। वेब सीरीज़ देखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, फॉर म्यूज़िक के लिए अलग एंड फॉर बुक्स के लिए अलग। ओके, अब फोर्थ जो है क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पेमेंट गेटवे इन ई कॉमर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवे। ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे क्या है या भुगतान गेटवे के विभिन्न प्रकार क्या है। तो पेमेंट गेटवे का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम अ कस्टमर टू द बिजनेस। जब फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द पर्सन, आई एम द कस्टमर, और मैंने रिलायंस स्मार्ट से यदि कुछ ख़रीदा है, अब मुझे उसका पेमेंट जो है क्या करना है, ऑनलाइन करना है। बट मेरे पास जो है जीपे है या SBI कार्ड है, जो भी मीडियम है मेरे पास, मेरी बैंक पर्टिकुलर कोई बैंक होगी उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ। अब मुझे अपना पैसा जो है वो सामने वाले रिलायंस स्मार्ट को देना है, जिनका अकाउंट जो है किसी भी बैंक में हो सकता है। अब इस बीच में मीडिएटर का काम करते हैं पेमेंट गेटवे कंपनीज, कोई भी कंपनी हो सकती है, बहुत सारी हैं जो हाल ही में पेमेंट गेटवे का काम करती है, जिसमें से एक फेमस है जो हम सभी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, दैट इज़ UPI। चाहे वो फिर जीपे हो, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, किसी भी हो, UPI प्लेटफॉर्म पे है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, जिसके थ्रू जो है पेमेंट जो है कस्टमर बैंक से लेकर जो है बिजनेस बैंक, दैट मीन्स जहाँ से हमने परचेज किया है वहाँ तक पहुँचता है। तो ये होता है पेमेंट गेटवे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवे बहुत सारे हैं, जैसे एक मैंने आपको बता दिया UPI, ऐसे ही जस्ट पे करके आता है। यदि आप SBI से ट्रांजेक्शन करते हैं और जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे बाय वे ऑफ नेट बैंकिंग या ATM कार्ड के थ्रू ऑनलाइन, तब जो है आपको जस्ट पे एक पेमेंट गेटवे दिखेगा और उसके थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। पेपाल जब आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं देन पेपाल इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। तो इस तरीके की बहुत सारे इंस्टामो एक फेमस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है हम पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को यदि हम डिस्कस करें, व्हाट इज़ द इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ ई पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का उद्देश्य क्या है ना, क्यों आया है इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट प्रणाली के क्या मॉडल्स हैं। ओके, यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कैसे आया, तो इसका इमरजेंस जो है फर्स्ट टाइम 1958 में वेस्टर्न यूनियन ने किया था। उसके बाद जो है 1958 में जो है बैंक ऑफ अमेरिका ने क्रेडिट कार्ड जो है वो बनाया था और धीरे धीरे जो है बढ़ता गया, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते गया। वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1996 में पहली बार ICICI बैंक ने जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सुविधा जो है वो लेके आए थे। तो इंडिया में उसका इमरजेंस जो है 1996 में किस बैंक ने किया था, ICICI बैंक ने किया था। ओके, फिर धीरे धीरे 2008 में NPCI का इस्टेब्लिशमेंट हो गया और हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, जो कि ICICI बैंक ऑलरेडी ला चुकी थी, है ना। अब तो हम देखते हैं मोबाइल ट्रांसफ़र हो जाता है, UPI हो जाता है। तो अब जो है इस तरीके से उसका ई पेमेंट सिस्टम जो है बढ़ता गया है। ओके, वही मॉडल्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम तो अलग अलग मॉडल्स है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड पेमेंट, कार्डलेस पेमेंट है। कार्ड पेमेंट में आप अलग अलग टाइप के कार्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, ओके, ग्लोबल कार्ड, वीज़ा कार्ड, इस तरीके से। फिर आपके पास बैंक वॉलेट हो सकते हैं, नेट बैंकिंग हो सकती है। दिस आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, और इनको जो है आप अलग अलग वे में मतलब और क्लासिफिकेशन वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ब्रीच इन सिक्योरिटी, व्हाट आर द कॉमन कॉजेस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस।
सुरक्षा के संदेह किसे कहते हैं? सुरक्षा उल्लंघनों की समान कारण क्या है कि सुरक्षा जो है टूटती? ब्रीच इन सिक्योरिटी कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कोई अनऑथराइज्ड वे से उसमें एंटर हो गया। अब इसके कॉमन कॉसेस क्या हो सकते हैं कि हमने जो है वीक पासवर्ड पुटअप किया है, इसके कारण जो है अनऑथराइज्ड हैकर्स ने हैक कर लिया उसको, या फिर रिपीटेड पासवर्ड, सालों से एक ही पासवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यूजुअली बोला जाता है बैंक्स के द्वारा कि आप हर मंथ में जो है आपके पासवर्ड्स जो है वो चेंज करिए ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। इन कारणों से सिक्योरिटी जो है ब्रेक हो जाती है, उसका ब्रीच हो जाता है। मालवेयर यानी कोई वायरस जो है आपने कुछ प्रोडक्ट या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उसके थ्रू जो है वायरस आ गया आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो ये एक कारण हो सकता है। यस और नो? इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, आपने कॉन्फ़िगर कर रहे थे किसी सॉफ्टवेयर को और उसको गलत तरीके से कर लिया, तो उसके थ्रू जो है अनऑथराइज्ड पर्सन जो है एंटर हो सकता है। तो दिस आर द वेरियस रीजंस। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो जाता है, कभी कभी हमने पासवर्ड डाल दिया और उसको उसमें एरर कर दिया, है ना, या उसको हमने ऑन ही करके रखा कि पासवर्ड जो है सबको दिखे, तो इस तरीके की चीज़ें जो है सिक्योरिटी को ब्रीच करती हैं। सो दिस आर द कॉमन कॉजेस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस। अब क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, व्हाट इज सिक्योरिटी थ्रेट? सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? व्हाट आर द 5 मेन थ्रेट्स टू साइबर सिक्योरिटी? 5 थ्रेट्स कौन से हैं साइबर सिक्योरिटी के? सुरक्षा खतरे क्या हैं? साइबर सुरक्षा के लिए 5 मुख्य खतरे क्या हैं उसको हमें मेंशन करना है। यस, अब सिक्योरिटी थ्रेट की यदि बात करें तो ये आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। अब क्या हो सकती है सिक्योरिटी थ्रेट? या तो आपके सॉफ्टवेयर पे अटैक कर लिया है ना, आपके पासवर्ड को चोरी करने की कोशिश की गई है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, या फिर आपकी फाइल्स को रीड करने की कोशिश की है अनऑथराइज्ड वे में, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। वहीं हम बात करें 5 मेन थ्रेट्स, तो बहुत सारे टाइप के थ्रेट्स हो सकते हैं, जिसमें से फिशिंग हो गया। फिशिंग में क्या करते हैं, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही खास है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। फिर मालवेयर, जिसमें हमने बात करी थी कि वायरस जो है गलत तरीके से आ जाता है, जिसके कारण जो है आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है सामने वाले के पास चली जाती है। रैंसमवेयर, जहाँ पे आपके कोड्स को जो है अनलॉक करने की कोशिश किया जाता है, जहाँ आपने वेरियस कोड्स डाले हैं, तो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू जो है उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। सो आपके पासवर्ड को अटैक किया जा सकता है। स्पाईवेयर, जहाँ पे आपके डाटा को जो है चोरी किया जाता है, तो ब्रीच ऑफ डाटा जो है ये होता है। तो दिस आर द 5 मेन थ्रेट्स ऑफ सिक्योरिटी। बहुत सारे हैं जिसे हमने 5 को डिस्कस कर लिया। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे सेक्शन सी की तरफ, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 500 वर्ड्स में जो है हमें लिखना है एंड 14 मार्क्स ईच हैं, 2 × 14, 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, 28 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो हमें आपको टाइम का ध्यान देना है जब भी आप पेपर दें, ऐसा ना हो कि लास्ट के क्वेश्चन छूट जाए, जो कि 2 ही लिखने हैं और एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का, तो वो वहाँ पे करती है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है दोस्तों। तो अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ओके, अब इसको यदि हम डिस्कस कर लें तो ओके, व्हाट इज ई-कॉमर्स सिक्योरिटी सॉल्यूशन? विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोटेक्ट ई कॉमर्स? ई कॉमर्स सिक्योरिटी सॉल्यूशन क्या है? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए? व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स? जो हमने थ्रेट्स देखे उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ठीक है, सेम यही चीज़ हमें हिंदी में दी हुई है। ई कॉमर्स सुरक्षा समाधान क्या है और इसके लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? सुरक्षा खतरों के लिए टेक्निक का समाधान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो जिस ऐसे मोड का इस्तेमाल करना, ऐसी गाइडलाइंस जहाँ पे जो है हम सेफ्टी रख पाएँ हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे। अब ये गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, और इसी प्रकार से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं उसको सिक्योर रखने के लिए। जैसे हमने देखा कि कोई फिजिकल स्टोर है, वहाँ पे हम चोरी को रोकने के लिए जो है क्या कर सकते हैं, हम सीसीटीवी कैमरा जो है इनबिल्ट करते हैं ताकि हम निगरानी रख पाएँ। वैसे ही ऑनलाइन चीज़ों पे निगरानी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो है सिक्योरिटी सॉल्यूशन
हो सके। अब यहाँ पे बात आती है विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोटेक्ट ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि एक मैंने एंटीवायरस की बात करी, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यस और नो, यस। इस तरीके से जो है हम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करें, ताकि यदि हमारा पेमेंट गेटवे प्रॉपर है, सिक्योर है, तो हमारे ट्रांजैक्शन या हमारे पासवर्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्टेड ही रहेगी, वो पासवर्ड जो हैं टूटेंगे नहीं। ओके, फिर यूज़ ऑफ फायरवॉल, ये सब चीज़ें जो है हम कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए। वहीं हम सॉल्यूशंस की बात करें, सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली कि किस तरीके से जो है हम इसकी वे से मदद ले सकते हैं। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, व्हाट आर इट्स फीचर्स। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या है और इसकी विशेषता क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है एक लीगल रिकॉग्निशन है, जहाँ पे जो है हम लीगली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में अपने ट्रांजैक्शंस को। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसका मेन फीचर यही है कि ये प्रोटेक्ट करेगी हमारे ट्रांजैक्शन को जो हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं। वहीं पेपर वर्क जो है वो कम हो जाएगा, दैट मीन्स हम पेपरलेस होने की कगार पे हैं। और थर्ड जो है हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करेगा, हमारे डाटा को जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आईटी एक्ट के थ्रू दिए गए हैं। अब वहीं हम क्वेश्चन 3 की बात करें, व्हाट इज ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इन इंडिया, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ACH पेमेंट, व्हाट इज ACH कॉल्ड इन इंडिया, राइट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है दोस्तों, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जहाँ ह्यूज वॉल्यूम में है वो क्लियरली ऑटोमेटिक वे में जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल कि मेरा बैंक जो है भोपाल में है और मुझे किसी को पैसे भेजने हैं दिल्ली में, तो मैं चेक लिखूंगी उसके ऊपर और वो जाने में जो है लंबा समय लेता है। बट अब ऑटोमेटेड क्लियरिंग वे में जो है वो ट्रांजैक्शन जो है बहुत ही कम समय में ऑनलाइन वे में तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ समय के उस अंतराल में ही। वहीं इंडिया की यदि बात करें कि इसमें रिकॉग्निशन है कि नहीं, तो डेफिनेटली इंडिया में जो है NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है बिल्टअप है, जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक हाई वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उसको ऑटोमेटिक क्लियर कर सकते हैं। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, NPCI जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, जो 2008 में आया था, उसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। एक ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है हमारे ट्रांजैक्शंस जो ह्यूज वॉल्यूम के हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में हम उसको क्लियर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। यदि इसको हम और क्लैरिटी से समझें तो जैसे कि आपने लोन लिया है, अब आपको हर 2 तारीख को उसको EMI का पेमेंट करना है। अब ऐसा हो सकता है ना कि आप भूल जाएं पेमेंट जमा करना, तो हमने जो है बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर 2 तारीख को हमारे अकाउंट में से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाना चाहिए। अब बैंक सिर्फ यही काम करने तो बैठी नहीं है, तो बैंक इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो NACH से जो है कनेक्ट कर लेती है हमारे अकाउंट को, इंस्ट्रक्शन दे देती है कि हर बार जो है ऑटोमेटिक जो है इनके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए। तो ये भी एक NACH का प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है NACH बिल्टअप है जो हेल्प करता है। अब इसके एडवांटेजेस की यदि बात करें तो इसकी एडवांटेज ये हो सकती है कि इसमें टाइम जो है बहुत ही कम लगता है, स्पीड जो है फास्ट रहती है, एक्यूरेसी रहती है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र रहता है, तो वहाँ पे कुछ ब्रीच का भी डर नहीं रहता है। ओके, वहीं इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो आपके प्राइवेसी, डाटा की प्राइवेसी जाने की डर है। देयर इज़ ए ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि यदि एक बार आपका पासवर्ड कहीं चला गया अनऑथराइज्ड वे में तो जो है आपका पूरा अकाउंट बैलेंस जो है ज़ीरो हो जाता है, जैसे हम देखते हैं आज के समय में वो चीज़ हो रही है। पर यदि हम प्रॉपर वे में अपने पासवर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनक्रिप्टेड है। सो दिस इज़ ACH और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज और वो किस तरीके से इंडिया में अवेल है।
अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। उसको हम रीड कर लेते हैं। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट ऑफ ई कॉमर्स? ओके, व्हाट आर द 5 मेन कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स? व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स की पूर्व आवश्यकताएं क्या हैं? ई कॉमर्स के लिए 5 मुख्य वर्ग कौन से हैं? ई कॉमर्स का स्कोप क्या है? अब ऑलरेडी हमने ई कॉमर्स को डिस्कस कर लिया है कि प्लेटफॉर्म जहाँ पे उसके मॉडल्स को डिस्कस किया है, तो उसको क्लासीफाई करना बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस, इसको क्लासीफाई करना डिटेल में, वो चीज़ आपको 14 मार्क्स क्वेश्चन में लिखनी ही है। 3 नंबर में तो हमने उसको जस्ट इंट्रोडक्टरी कर दिया और यहाँ पे आपको लिखनी है विथ एग्जाम्पल्स। अब वहीं हमें क्या ज़रूरत हो सकती है ई कॉमर्स के लिए? तो आपकी टेक्नोलॉजी बोलें ट्रैफिक इंगेजमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स आपके कस्टमर जब उस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो ईजिली अवेल कर पाएँ चीज़ों का। कस्टमाइजेशन जो है बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे कि उन्हें ईजिली जो है चीज़ें समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है हमने क्रिटिकल थीम लगा ली और वहाँ पे वो ढूंढ ही रहा है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, तो वो ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। कस्टमर सपोर्ट हमें ज़रूरी है। दैट मीन्स बैक एंड इंटीग्रेशन, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हम कस्टमर केयर वाला इशू जो है वो सॉर्ट कर दें, वो सुविधा जो है हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है। ओके, पेमेंट गेटवे जो है हमारा सेफ होना चाहिए, तो ही लोग प्रेफर करेंगे हमारी साइट पे जाना, अदरवाइज नहीं जाएंगे। आज के समय में हम ट्रस्टेड वेबसाइट्स से पे ही पेमेंट करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। तो ये सब कुछ आवश्यकताएं हैं जो ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है हमें मेंशन करना है। और यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन पेपर भी फिनिश होता है, जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हमने डिस्कस करे हैं। आपको कहीं लगता है कि कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और वहीं जब इसके क्वेश्चंस के आंसर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उसके नोट्स बनाते जाइए, वो पॉइंट्स मेंशन करते जाइए जो कि ज़रूरी है। ओके, सो ये क्वेश्चंस जो हैं सभी चैप्टर्स में हम बोल सकते हैं, सभी चैप्टर्स के जो हमने डिस्कस किए, दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है उस पर्टिकुलर यूनिट के। सो हम उसको कर सकते हैं, यदि हमारी एग्ज़ाम है तो उसको एक बार अच्छे से आप देखिए। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन